स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। मेरे इस कार्यक्रम के 1 साल हो गए हैं और इसके बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सबसे तीखे सवाल और अच्छे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो आज मेरे साथ भाजपा के सदर विधायक, हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल मौजूद है। आइए इनसे भी मैं कई तरह के सवाल पूछूंगा, कुछ तीखे सवाल भी लूंगा। मनीष जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं राजनीति पर आऊं उससे पहले जानना चाहता हूं कि आपकी स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा सब कहां से हुई, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं हजारीबाग में सेंट जेवियर्स का स्टूडेंट रहा 83 तक। 83 से 2 सालों के लिए मैं +2 करने के लिए सेंट जेवियर्स बोकारो में गया। उसके बाद पुनः जो है मैं सेंट कोलंबस का स्टूडेंट रहा और BA करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैं बिजनेस में आ गया था। पारिवारिक बैकग्राउंड आपका बिजनेस रहा है, तो शायद आपने सोचा होगा कि बिजनेस ही कर लूं। कभी आपने सोचा कि मैं भी जॉब करूं, किसी अच्छे पद पर जाऊं? ऐसा कभी कभी दिमाग में आया? देखिए, हम लोग के समय में, जिस समय हम लोग पढ़ के आए थे, ये मामला होगा लगभग 87, 88 इस तरीके से, तो उस समय नौकरी का कोई बहुत बड़ा चार्म भी नहीं था। और व्यवसायिक परिवार से आने पे वो जो एक सिस्टम था कि जो जिस सेगमेंट से आता है उसी सेगमेंट में रह जाता है, तो हम लोग बिजनेस फैमिली से थे, तो नेचुरल रुझान भी बिजनेस की तरफ था और परिवार ने भी इनकरेज उसी के लिए किया, तो मैं बिजनेस में ही आ गया। मैं तो यूँ कहूँगा कि हम लोग 85 से, क्योंकि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट एक हो गया था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक बेड रिडन रह गए थे। रेस्ट में उनका जो है जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें जो चोट लग गया था, तो वही समय था जबकि मैं अपना 12th क्लास पास करके मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था। लेकिन इस घटना के चलते कि फिर पीछे बिजनेस कौन देखेगा, मैं आगे नहीं जा पाया, तो फिर मैंने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उस वक्त कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया था कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आऊँगा या मैं राजनीति करूँगा, मैं जनप्रतिनिधि बन के लोगों की सेवा करूँगा? ऐसा कभी आपने सोचा था? देखिए, ये जो समाज सेवा का जो सोच होता है ना, इसके बड़े डेफिनेशंस हैं। लेकिन हम लोग जिस तरीके से हैं कि हम आए हैं, पैदा हुए हैं, तो अपने परिवार के अलावे जो समाज में जो परेशान परिवार है उनका मदद करना हम लोग का एक लक्ष्य भी था। आज हमने अपने दादा से, अपने पिताजी से ये देखा भी था कि जब हम लोग प्योरली बिजनेस में थे, जब कोई राजनीति का कोई एंगल परिवार में नहीं था, उस समय भी हम लोग शादी के लिए, विवाह के लिए, कोई बीमार हो जाए या कोई घर बना रहा हो या अन्य चीज़ों के लिए जो हम लोगों से हो पाता था, वो हमारे परिवार के लोग करते रहे थे। तो वो एक पारिवारिक संस्कृति थी जो कि हम लोगों ने भी सीखा। जैसे जो आप घर में देखते हैं वही चीज़ सीखते भी हैं, तो हमने भी यही चीज़ सीखा। और बेसिकली ये एक ध्येय है और एक लक्ष्य है जिसको कि अब हम लोगों ने जीवन का एक उद्देश्य भी बना लिया है। राजनीति में तो बाद में आए, और राजनीति और समाज सेवा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति में आप जब आते हैं और अगर आप कोई जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है, उस समय आप जनसेवक थोड़ा कम रहते हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप आगे आएँ और समाज को आगे लेकर के जाएँ। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें जो है आप उसको आगे लेकर के जाए, उसका डेवलपमेंट करें, ये लक्ष्य होता है। विधायक के तौर पर अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं खुद भी बहुत एडमायर करता हूं कि आप बहुत सर्वसुलभ हैं। आप फोन पर भी अवेलेबल रहते हैं, लोगों की सेवा में भी तत्पर रहते हैं, कहीं भी किसी को जरूरत होती है। मैंने देखा है कि अगर आपके कंस्टिट्यूएंसी का नहीं भी है तो भी आप उसकी मदद करते हैं, ये आपका एक गुण है। तो मैं जानना चाहूँगा मनीष जायसवाल, लोगों की मदद के लिए इस तरीके से काम कैसे कर लेते हैं 24/7? देखिए, ये तो एक जुनून होने की बात है कि हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो बिजनेस में अगर आप देखिएगा तो आदमी चीज़ों को खरीदता है, चीज़ों को बेचता है, हर प्रकार के लोगों से वो अटैच्ड रहता है, उसका पाला पड़ता है। तो बिजनेस एक बढ़िया ट्रेनिंग ग्राउंड है किसी भी फोरम में आने के लिए। अगर आप व्यापार करके किसी भी फोरम में आ रहे हैं तो वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं उसको मानता हूँ। तो वो मैं उस अनुभव के साथ राजनीति में आया। सबसे पहला काम जो हमने किया कि हमने एक बढ़िया, एक सुसज्जित ऑफिस, एक कार्यालय अपने क्षेत्र के लिए, के लोगों के लिए हमने बनवाया कि कोई भी व्यक्ति अगर आता है मेरे पास तो उसको एक बढ़िया बैठने का जगह हो, पीने को पानी मिल जाए और वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकता है। और हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग जो है
उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग रख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने किया। आज ये ऑफिस जो है कितने हजारों लोगों का आश्रय स्थली बना हुआ है। मैं रहूं नहीं रहूं, लोग आते हैं और इस ऑफिस का लाभ उनको मिलता है। दूसरी चीज़ है कि मन से हम लोग चाहते हैं कि सुबह हमने जो अपना रूटीन बनाया हुआ है, मैं 9 बजे अपने ऑफिस में आता हूँ और 9 बजे से लेकर वापस जाने का कोई समय नहीं है। तो 9 बजे से लोगों को अटेंड करता हूँ, जब तक कि लोग मिल नहीं लें तब तक मैं उनको अटेंड करता हूँ। उसके बाद मैं क्षेत्र में जाता हूँ। तो जनप्रतिनिधि का पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि आप सर्व सुलभ रहिए। अगर किसी को कोई आपसे काम है और वो आपको ढूंढ ही नहीं पाए या आप तक संपर्क ही नहीं पाए या आपका रेपुटेशन ऐसा बन गया कि ये मिलते नहीं हैं या कहाँ ढूंढे इनको, तो वो सबसे गलत बात है। तो मैंने अपने आप को इस बुराई से अलग रखा और मैं सुलभ हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे मिलना चाहता है तो 9 बजे के आसपास में हमारे ऑफिस में आ जाए। फ़ोन से अगर बात करना चाहे तो फ़ोन पे तो मेरा जो नंबर है उस पर मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन अगर वो ऑफिस आएगा तो मेरी मुलाकात उससे जरूर होगी। ऐसी क्या वजह है कि लोग आपके बिजनेस को लेकर भी टारगेट करते हैं विरोधी? कई बार होता है कि वो कहते हैं कि विधायक जी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जबकि आपका ये तो पुराना काम है, लेकिन लोग टारगेट करते हैं फिर भी। तो उस वक्त कितना बुरा लगता है आपको? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिजनेस जो है ना, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड के फैमिली से हूँ, ये विदित है। और हमारे परिवार का जो कारोबार है वो पूरे देश में फैला हुआ है। एक जो मेरे विरोधी हैं उनको एक बात का ज्ञान शायद नहीं है अभी कि और जो विधायक होते हैं ना, जब वो विधायक बनते हैं तो उनका कारोबार बढ़ जाता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं जितने भी काम बिजनेस को मामले में करता था वो आज धीरे धीरे करके जो है वो कम होता चला जा रहा है। मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं, मेरे भाई, मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये लोग व्यापार में डायरेक्टली हैं। ये लोग कहीं भी से भी राजनीति में नहीं हैं। ये लोग अपने बिजनेस को करते हैं, लेकिन मैं भी एक एक्टिव बिजनेसमैन था। और आज के दिन में जो काम मेरे जिम्मे में था वो काम धीरे धीरे करके या तो बंद हो गया है या उसका दार जो है वो कम हो गया है। अब मैं बिजनेस में सपोज के समझिए तो दिन भर में 10 मिनट भी समय अपने बिजनेस के लिए नहीं देता हूँ। उसके 2 कारण, एक तो समय नहीं है, दूसरा टेम्परामेंट जो होता है ना, व्यापार करने के लिए एक टेम्परामेंट की जरूरत पड़ती है। वो टेम्परामेंट भी अब मेरे अंदर नहीं रह गया कि मैं व्यापार करूं। तो जब तक मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं तब तक मैं बिल्कुल एकदम पॉलिटिशियन हूं। अपने क्षेत्र का विकास और जन सेवा, यही 2 काम में लगा हूं और लगा भी रहूंगा। अभी बानादाग विवाद भी हुआ साइडिंग को लेके, उसमें आपके नाम को उछाला गया, काफी आंदोलन भी हुए। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके बेटे को भी उसमें टारगेट किया गया। देखिए, बानादाग में जो लोग टारगेट कर रहे हैं, पहले हर चीज में ना उद्देश्य को देखना चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं उनका क्या उद्देश्य रहा है। आपने अच्छा प्रश्न किया है। लोगों के बीच में मैं पहले भी प्रेस वाले ने कुछ लोगों ने जानना चाहा तो मैंने बताया था। बानादाग की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले ये समझना चाहिए। 2004 में एनटीपीसी को ये कोल माइन अलॉट किया गया। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हजारीबाग में कांग्रेस के विधायक थे। उस समय इसका पैदाइश हुआ, इस माइंस का। 2009-10 में ये साइडिंग क्रिएट हुआ। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे। धीरे धीरे 2004 से लेकर के धीरे धीरे करके लैंड एक्विजिशन और अदर चीज़ें जो हुई, उसके बाद 2014 में जब हम लोग आए तो उस समय में ये कंपनीज जो है माइनिंग के लिए तैयार थी और अगले 2 साल में इन्होंने माइनिंग किया। तो अब जब माइंस का सृजन किया गया था, जब कायदा कानून बने थे, उस समय कांग्रेस वालों को ये चाहिए था कि जो आज वो मांग कर रहे हैं कि प्रति घर 5,000 रुपया मिलना चाहिए या जो भी मांग है उनका, उनके सरकार को उस समय अकोमोडेट करना चाहिए था। तो ये बानादाग का जो क्रिएशन है वो हम लोगों का नहीं है। और दुनिया में सभी लोग जानते हैं, आपको भी ये जानकारी होगी कि जहाँ भी माइंस आएगा, माइंस के साथ प्रगति भी आती है, पोल्यूशन भी आता है। यहाँ कोई बानादाग कोई नया नहीं है। जहाँ कोयला का माइनिंग होगा वहाँ उस क्षेत्र में कालिख जो है वो, मतलब आप देखेंगे तो काला प्रदूषण होगा। जहाँ आयरन ओर का होगा वहाँ लाल होगा, जहाँ बॉक्साइट का होगा वहाँ लाल होगा।
लेकिन आपको ये देखने का जरूरत रहेगा कि हम लोगों को जो मिला, मैंने इसको नहीं सैंक्शन करवाया, ना तो मेरे टर्म में सैंक्शन हुआ है, ना तो साइडिंग बना है मेरे समय में, ना तो बानादा का ये जो आपका जो माइंस जो आया है बड़कागांव में, ये कांग्रेस की उत्पत्ति है और हमारे पहले है। अब अगर कांग्रेसियों को लगता था कि यहाँ प्रदूषण नहीं करना है तो उनको इसको सैंक्शन नहीं करना चाहिए था, या अगर उन्होंने सैंक्शन किया तो उसको ये देखना चाहिए कि आज हम लोगों ने क्या क्या काम किया है। मैं इसको तीन परिवेश में देखता हूँ। एक तो सामाजिक परिवेश है, दूसरा इसका जो है पोल्यूशन एंगल है, और तीसरा जो एंगल है वो रोजगार से जनित है। अभी आप समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे सामाजिक कार्यों के हिसाब से, तो आज से 10 साल पहले ये कुसुम्भा जो गांव है ये नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज था, और शायद हजारीबाग जिले का सबसे पिछड़ा गांव होने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा। और अगर हम लोग कहेंगे कि पिछले 10 साल में किसी एक पंचायत में अगर सबसे ज्यादा राशि खर्च की गई हो सरकार के द्वारा, तो वो शायद कुसुम्भा ही होगा। कुसुम्भा का आज रोड बन गया है, कुसुम्भा में स्ट्रीट लाइट है, कुसुम्भा में देखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन के तौर पे तालाबों का गहरीकरण हुआ है, अन्य डेवलपमेंट के जो काम हैं वो हुए हैं। हम लोग पहले भी उस सड़क से गए थे, चेक पोस्ट से लेकर के फतह मोड़ तक जो सड़क है वो चलने योग्य नहीं था और बिल्कुल ग्रामीण सड़क था। आज के दिन में आप वहाँ जा कर के देखेंगे तो 18-20 फीट का जो हाईवे क्वालिटी का है वो रोड बना हुआ है। तो ये वहाँ का जो है उत्थान है। हम लोगों ने एक गाड़ी भी चलाई है, बस, जो कि वहाँ के बच्चों को जो है लेकर के आता है स्कूल, और विशेष करके बेटियों के लिए ये जो है सेवा आपके जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहाँ पर ये देता है। पोल्यूशन के नाम पर अगर आप देखेंगे तो ये साइडिंग जो है, मैं केवल साइडिंग की बात करूँगा इसलिए कि हमारे क्षेत्र में यही पड़ता है। पूरे साइडिंग में बाउंड्री वॉल है, और इस बाउंड्री वॉल के ऊपर में एक 20 फीट का ग्रीन कैनोपी लगा हुआ है ताकि जो डस्ट है उसको वो सेपरेट कर सके। पूरे साइडिंग में वाटर स्प्रिंकलर लगा हुआ है, और जो सड़क है वहाँ पर गांव वालों को के माध्यम से टैंकर चला करके वो जो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है वहाँ पे पानी पटाया जाता है। मैं पीरियोडिकली उसका वीडियो भी देखता रहता हूँ। ये भी सच है कि कुछ गांव वाले लोगों ने लिया है टैंकर, और जैसे उनको अगर 5 ट्रिप चलाना चाहिए तो वो 5 ट्रिप नहीं चला करके कुछ कम चलाते हैं, जिससे कि कुछ प्रदूषण है वहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी ट्रक्स आती हैं माइन से वो सब कवर्ड है, और जितना भी रेक जाता है यहाँ से सब पर कवरिंग लगा हुआ होता है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ इसका। आप जीटी रोड में भी देखते होंगे कि आप NH-33 पे देखते होंगे कि ट्रक जा रहा है, कोई भी CCL से जो कोयला निकलता है वो कभी भी ढका हुआ नहीं होता है, लेकिन इस माइन से जो कोयलेरी से जो कोयला निकलता है वो ढका हुआ होता है। अभी एक गांव को, बानादा को, हम लोगों ने के 255 किसानों को लगभग 15 लाख कुछ रुपया जो है क्रॉप कॉम्पनसेशन के भी अवार्ड हम लोगों ने करवाया है। अन्य गांव का जो मामला है वो चल रहा है। तो पोल्यूशन को लेकर के हमने ये काम किया। तीसरा, रोजगार को लेकर के अगर हमने भी एक ये भी दिया था जिला प्रशासन को कि लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 500 लोगों को वहाँ से रोजगार है। अब ये तुलना अगर आप चरही से करें या किसी भी अन्य साइडिंग से करें पूरे हिंदुस्तान में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसका 10% भी एम्प्लॉयमेंट कहीं और पे नहीं है। और जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उसमें से 90% लोग लोकल हैं, 98.5% लोग इसी राज्य के हैं, 1.5% लोग जो है अन्य राज्यों के हैं, और 90% लोग जो हैं आपके इसी जिला के हैं। सभी को मिनिमम वेजेस मिलता है, सभी को चेक से पेमेंट मिलता है, सभी का पीएफ कटता है, सभी का ईएसआई का पेमेंट होता है। ये हमारी उपलब्धि रही है। अब अगर इसके बाद हमने जो मांग आया इनका कि 5,000 रुपये प्रति घर मिलना चाहिए, पर घर में नौकरी मिलना चाहिए, आपको जो है बिजली फ्री होनी चाहिए, और हर घर में वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए, मैंने इस मांग का विरोध नहीं किया। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस मांग में सीरियसनेस कम है, लोगों को ठगने का मत ज़्यादा है। इसलिए कि अगर एनटीपीसी अगर ये सब चीज़ें यहाँ देगी तो एनटीपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी में इनका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये डिमांड जो है, मैंने कभी इसका विरोध तो किया नहीं कि आप मत दीजिए। हमको एक जगह पर ये मिला था मेरे पीरियड में,
हमने उसमें इन तीनों एंगल में जो मैक्सिमम मैं कर सकता था मैंने किया। आप अगर इसके ऊपर, आपका सरकार है आज के दिन में राज्य में, आप अगर इससे ऊपर कुछ कर सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि लोग के लिए होगा। लेकिन ठगने का काम जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। जहां तक ठगने का काम कौन कर रहा है? देखिए, अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप देखेंगे बिजनेस को लेकर के उनको लग रहा है कि दबाव डाल करके बिजनेस हम कर सकते हैं। कुछ लोगों का मुखिया का चुनाव को लेकर के है, कुछ लोग अन्य चीज़ों को लेकर के वहाँ पर जो है ये कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आज क्षेत्र की जनता भोली भाली है। आज महिलाओं को अगर ऐसा लगने लगेगा कि हमको कुछ भी मिल रहा है तो वो आंदोलन में बैठेंगे। लेकिन इस आंदोलन में लोगों को मिला क्या? अगर आप देखेंगे तो या तो पुलिस का डंडा मिला या तो केस मिला। एक भी मांग जो है वो पूरी नहीं हो सकी। तो मैं तो कहूँगा कि लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, अब अलग अलग लोग हैं। एक आदमी तो सभी जितना भी होता है, मर्डर, रेप, फ्रॉड, इन सभी अपराधों के धाराओं पर उन पे केस लदा हुआ है। तो क्या समाज ऐसे लोगों के नेतृत्व से चलेगा? कुछ लोगों को अपना बिजनेस का इंटरेस्ट वहां दिख रहा था। अब रहा बात हमको टारगेट करने का, तो अब आप समझिए कि जब तक किसी प्रसिद्ध आदमी को, जब तक किसी नाम वाले आदमी को आप गाली नहीं बकेंगे, तब तक आपको कौन सुनेगा? उसी में इन लोगों ने मेरा नाम घसीटा। इनका ये था तो इनको हमको बुलाना चाहिए था, हमसे वहाँ पर बात करनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोला है, मैं ये जो भी क्लेम मैंने किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, और देखने की भी चीज़ भी है। जैसे मैंने जो आपको पोल्यूशन को लेकर के कहा कि पूरे कवरिंग के साथ गाड़ी आती है, किसी भी माइन से आप दिखा दीजिए जहाँ से ये होता हो। रेक जो जाता है कवरिंग के साथ जाता है, किसी माइंस में दिखा दीजिए, किसी साइडिंग में दिखा दीजिए जहाँ की बाउंड्री वॉल लगा हुआ हो और प्रोटेक्टिव कैनोपी लगा हुआ हो, किसी साइडिंग में आप दिखा दीजिए जहाँ की स्प्रिंकलर लगा हुआ हो। फिर भी नहीं है, इतना विवाद खड़ा, ये विवाद, ये देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का क्रिएशन है। गांव वाले लोग, कंपनी का नाम भी उड़ाया गया इसमें कि ये आपकी कंपनी है जो काम कर रही है वहाँ पे, आपके बेटे वहाँ पर है, वो उसमें लग के काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये माइंस जो है, ये माइंस एनटीपीसी का है, और एनटीपीसी ने कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया है ट्रांसपोर्टिंग और लोडिंग के लिए। हमारे परिवार में हम लोग बहुत दिनों से रेक लोडिंग का काम करते थे। पहले बरबिल में हम लोगों ने किया, जोड़ा में आयरन ओर का, और आज हमारा एक साइडिंग है, राजग्राम बोल के एक जगह है पश्चिम बंगाल में, जहाँ की हम लोग ये पत्थर, हमारे परिवार के लोगों का बिजनेस है, जहाँ ये पत्थर रेक पे लोड करते हैं। साइडिंग हमारे परिवार ओन करता है, हमारी ज़मीन पे ही है। उस अनुभव के तहत यहाँ पर भी जो लोडिंग का काम है, केवल लोडिंग का, मतलब जो कोयला वहाँ गिरा रहता है उसको उठा करके रेक में डालने का काम जो है हमारे बेटे का जो फर्म है वो करता है। और ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है जिसपे कि जो जितने भी आपको हमारा लेबर का रजिस्ट्रेशन है, पीएफ का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स। और ये भी बात आपको समझना चाहिए कि हमारा परिवार आज से, कोई मेरे विधायक बनने के बाद से हम लोग बिजनेस में नहीं आए हैं। हमारे परदादा के समय से हम लोग जब जुगरा से, बड़का गांव के जुगरा से हम लोग जब माइग्रेट करके हजारीबाग से आए, उस समय से हमारा फैमिली जो है बिजनेस में है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पैन इंडिया, कि भारत के कई एक राज्यों में हमारा व्यापार है। तो ये बात तो शायद आप भी मानेंगे कि हम लोग एक बिजनेस परिवार से आते हैं, और बिजनेस करना तो हमारा अधिकार है। अगर उस बिजनेस में अगर कोई गलती हम लोग कर रहे हो तो हम दोषी होंगे। अगर कोई चोरी कर रहे हो, किसी का अधिकार हम लोग मार रहे हो, तो हम दोषी कर रहे होंगे। मेरा बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आया है, क्या उसको अधिकार नहीं है बिजनेस करने का? अगर उसका बाप एमएलए है तो क्या उसको भूखे मरना चाहिए? मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या उसको अधिकार नहीं है बिजनेस करने का? एक व्यापारिक परिवार का बेटा अगर बिजनेस में जाता है तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, जो लोग किसी मुकाम पर होते हैं, उनका नाम लेकर के उनको गाली बकने से अटेंशन ड्रॉ होता है।
आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि मोदी जी को गाली बक रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मोदी जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इस देश को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को गाली इसलिए दिया जाता है ताकि एक अटेंशन ड्रॉ हो। अगर वो कोई मंगरा को गाली बकेगा तो शायद अटेंशन ड्रॉ नहीं होगा। तो इस केस में मेरा नाम का इस्तेमाल करना, तो मैं तो इसी तरीके से मानता हूँ। इस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे मानव में, कभी आपके साथ थे और आज आपके विरोधी हैं, इसलिए चुनाव में भी आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ने का तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसकी चर्चा हमेशा शहर में होती है कि कभी वो साथ थे आपके और आप खिलाफ हो गए। देखिए, मेरे साथ और मेरे खिलाफ का बात ऐसा है कि वो हमारे छोटे भाई के मित्र थे और हम लोग के साथ बहुत दिन तक रहे, लेकिन उनको महत्वाकांक्षा जगी तो वो अब राजनीति में है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना। हमारा अपना काम है, हमारा अपना राजनीति है, उनका अपना सोच है, उनकी अपनी राजनीति है वो। लेकिन एक सवाल इसमें उठेगा कि अगर वो हमारे साथ थे तो उस समय हम अच्छे थे, आज हम खराब हो गए, तो ये मेरे चरित्र को दिखाता है, दर्शाएगा कि उनके चरित्र को दर्शाएगा, उनके स्वार्थ को दर्शाएगा, ये मैं जनता पर छोड़ता हूँ। आपको एक चर्चा और यहाँ शहर में होती है आपको सांसद को लेके, जयंत सिन्हा जी को लेके, कहा जाता है कि आप लोग दोनों में डिफरेंसेस हैं और एक साथ कभी नजर नहीं आते हैं और इससे पार्टी भी यहाँ कमजोर हो रही है हजारीबाग में। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग एक ही दल के सांसद हैं, अपना अपना लिमिटेशंस है, वो उनके अपने कार्यक्रम होते हैं और मेरे अपने कार्यक्रम हैं, तो उसको लेकर के आप अक्सर बहुत सारे पार्टी फोरम पर हम लोगों को साथ साथ देखिएगा और ऐसा एज सच अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस हम लोगों के बीच में नहीं है। अब आप लोग कोई डिफरेंस करवा दीजिए ये बोल करके, वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक चर्चा और मैं लूंगा, वो जो लोग कहते हैं कि आपके परिवार से आपके पुत्र और आपकी पत्नी का नाम हमेशा आ रहा है चुनाव लड़ने को लेके, बेटा का नाम है वो, अब तो डिप्टी मेयर का चुनाव का वो पूरा सिस्टम बदल गया, लेकिन वो चर्चा में था। उसके बाद पत्नी का नाम चर्चा में आ रहा था कि जिला परिषद अध्यक्ष के तौर पे आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक चर्चा था बाजार में, उस पर मैं जानना चाहूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मैं किस पॉलिटिकल फोरम में या किस फंक्शन में अपनी पत्नी के साथ आपको दिखाऊं? पारिवारिक जो होता है, हमारे जो नोन हैं, विवाहिक जो लोग हैं, उनके बीच में मैं देखता हूँ। मेरी पत्नी एक टीचर है, स्कूल संचालन का काम करती है और उसमें दिन भर व्यस्त रहती है, वो भी समाज सेवा का एक तरीका है। वो जो एक जिसको बोलते हैं ना, एक मतलब हमारा उनके लिए वो एक व्यवसाय भी है और साथ साथ एक सामाजिक सेवा करने का एक तरीका भी है। बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया है। किस पॉलिटिकल फंक्शन में आपने मुझे उनके साथ देखा है या किस सामाजिक फंक्शन में? मैं ये मेरे सवाल नहीं है, ये जो चर्चा में लेके आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये आपके तरफ से क्लियर हो जाए। मैं आपसे तर्क इसी बात का कर रहा हूँ कि जिस किसी ने भी इस बात को बोला है उसको ये बताना चाहिए कि नहीं, इन्होंने यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट किया। अब रहा मेरे बेटे की बात, तो मेरा बेटा एक स्वतंत्र आइडेंटिटी का, आज वो 30 साल का नौजवान है, उसके अपने प्रेफरेंसेस होंगे। मैं उसको कभी भी राजनीति में ड्रैग करके लाने वाला नहीं। अगर वो स्वयं राजनीति में आना चाहेगा तो उसको जीरो से जो सीढ़ी होगा ना, वो चढ़ करके राजनीति में आना पड़ेगा। वो मनीष जायसवाल का बेटा है, इसलिए उसको कुछ माइलेज मिल जाएगा या कोई एडवांटेज हो जाएगा, ये कम से कम हम नहीं करेंगे। उसको अगर राजनीति में आना होगा तो एक सिंपल, वो जिस दल को ज्वाइन करना चाहे, जिस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन करेगा। उसके बाद वो अपने धीरे धीरे करके अपना जो जैसे लोग ऊपर आते हैं वो आएगा। मनीष जायसवाल के बेटा होने का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। साथ ही साथ उसके जीवन का प्रेडिक्शन मैं आपको अभी से ये बोल करके देना नहीं चाहता कि नहीं मेरा बेटा कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आप अपने बेटे को पॉलिटिक्स में भेजना चाहते हैं, तो मैं आपको जवाब जरूर देना चाहूँगा कि मैं अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहता। लेकिन अगर उसकी इच्छा होगी तो वो अगर जाएगा, तो जैसे मेरे पिताजी ने मुझे नहीं रोका था, ये जब मैं राजनीति में आया था, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति में नहीं बढ़ाया था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे डिस्करेज भी नहीं किया, इनकरेज भी नहीं किया। और उसके बाद जो है वो इतिहास है, आपके सामने है। मैंने नगर निगम का चुनाव जो है डिप्टी मेयर के तौर पे लड़ा,
और उसके बाद विधानसभा का चुनाव मैंने मांडू से लड़ा, आपके फिर हजारीबाग से 2 बार से मैं लड़ रहा हूँ। तो ये मेरा इतिहास है। तो लोगों को ये देखना चाहिए, जो लोग भी इस तरीके का हरकत करते हैं, मैं फिर यही बात बोलूँगा कि किसी हर पॉपुलर लोग के बारे में ये बात बोली जाएगी तभी कोई सुनेगा। अगर उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछे कि मेरी पत्नी को उन्होंने कब किस राजनीतिक कार्यक्रम में देखा, ऐसी कौन सी राजनीतिक गतिविधि में उन्होंने देखी गई हो जिससे कि आप ये कवायद लगा रहे हैं कि ये जिला परिषद की सदस्य बनेंगी। और ये मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी जो है 28 नंबर वार्ड की वोटर है, वो कहीं से एलिजिबल नहीं है जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए। तो उस तौर पर वो जिला परिषद के लिए के अध्यक्ष का चूंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जब वो जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है तो चेयरमैन बनने के लिए तो बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है। वैसे लोगों को, आप लोगों से भी पूछना चाहिए कि सच्चाई क्या है। चलिए, आपने इसको क्लियर किया। दूसरा टर्म है विधायक के तौर पे आपका। स्थानीय मुद्दों को आप बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं, चाहे सड़क का मामला हो या फिर आप विधानसभा में भी जाते हैं, कहते हैं। एक मामला आपने उठाया था थाना नंबर 140 का, दाखिल खारिज पूरी तरीके से बंद है, जबकि निगम उसको करता आ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं उसमें और अब तक कुछ हो नहीं पाया। देखिए, मैं पिछले 4 सालों से उस पर प्रयासरत हूँ और आपने देखा होगा कि विधानसभा में एक ही सब्जेक्ट को जितनी बार हम लोगों ने टेकअप किया है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों की शादी होनी है, तो लोग संपत्ति इसलिए अर्जित करते हैं कि समय पर काम आए। अगर वो संपत्ति समय पर काम नहीं आएगा तो संपत्ति अर्जित करने का कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यूज़ भी नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया है। आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो हर फोरम पर मैंने प्रयास किया है। वहाँ टेक्निकल पेज कहाँ है ये आप समझें कि जब जमींदारी वेस्ट हुआ तो उस समय में ये जो नगर निगम का जो जमींदारी था इस थाना नंबर 140 पे, ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश के चलते ये जो है लटका रह गया मामला और दाखिल खारिज का जो राइट है वो नगर निगम के पास रह गया, जबकि ये काम जो है राजस्व का है। अब मेरी 2 चिंताएं हैं। एक तो कि अगर ये जहाँ है वहाँ रह गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ब्लॉक जाता है तो आज के दिन में सारे रिकॉर्ड्स पता नहीं नगर निगम से अच्छे से ब्लॉक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और अगर वहाँ पर डिजिटल करके रिकॉर्ड को नहीं भेजा जाता है तो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र में इधर उधर हो जाएगा, भुला जाएगा और उन सब रिकॉर्ड्स का फिर कोई ट्रेस मिलना मुश्किल है और लोग अननेसेसरी परेशान होंगे। लेकिन सरकार चाहती तो बीच का रास्ता निकाल सकती थी कि जब तक कोई अल्टरनेटिव रेमेडी इसमें नहीं मिल जाता है, जब तक हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो जाए, तब तक कम से कम काम नहीं रुकता। जैसे 2012 के पहले ये जो चल रहा था, बाद में भी ये चलता रहता तो अच्छा था। एक जरूरी सवाल मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आप कितने भी व्यस्त रहे फ़ोन आप जरूर उठाते हैं, लेकिन अधिकारी जो यहाँ पोस्टेड है, कोई भी अधिकारी, अगर टॉप से बात करूँ मैं नीचे बॉटम तक, तो कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो कितना दुखद है, क्योंकि आम आदमी को जब भी जरूरत होता है, जब पत्रकार के तौर पे अगर मैं भी रिंग करता हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप, अधिकारी हो के आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं किसी का भी, तो ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी हमने कल यहाँ मुफस्सिल थाना के थानेदार को कल 2 बार फ़ोन लगाया, तो दोनों बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उनकी व्यवस्था समझ सकता हूँ कि शायद बिजी होंगे, लेकिन कल पूरा दिन बीत गया, उनका फ़ोन नहीं आया। आज भी दूसरा दिन है, उनका फ़ोन नहीं आया। आज में हमने समझा कि भाई इनको लगता है कि हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, जनप्रतिनिधि से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। हमने भी उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर कोई मुद्दा होगा तो हम लोगों को उनसे भिड़ना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जब तक प्रशासन, सरकार संवेदनशील नहीं होगी तब तक प्रशासन जो है कभी भी चुस्त नहीं होगा। आपने पिछला भाजपा का 5 साल का शासनकाल देखा, यही अब तक अपराधी जो है थर थर, ये जो अधिकारी हैं, गलती से मेरे मुंह से अपराधी निकल गया, क्षमा करेंगे, ये जो अधिकारी हैं ये अपने काम के प्रति जो है ईमानदार रहते थे, कोशिश करते थे कि समय से काम जो है वो निकल जाए। और आपने देखा होगा कि जनसंवाद जो था, मुख्यमंत्री जनसंवाद, उसमें बहुत सारे गरीबों का काम भी हुआ। अब ये सरकार स्वयं ढीली है, तो नीचे जो पदाधिकारी हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्लस जो चर्चा में है कि आप जानते हैं कि आज के दिन में पदस्थापना कैसे होता है, तो अगर जो पदस्थापना उस प्रकार से होगा, जो बात हम लोग सुनते हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो कोई भी व्यक्ति क्यों डरेगा किसी से। और अगर डरेगा नहीं तो जो अभी चीज़ें हो रही हैं
वो कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है। भाई अच्छे पदाधिकारी वो होते हैं जो लोग फ्रंट से आगे से लीड करते हैं। ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो जनता को अपनी गलतियों का, तो हर आदमी को अपनी गलती का भुगतना पड़ता है। तो जनता को भी शायद आज अफसोस हो रहा होगा अपने चुनाव पर, लेकिन अब 5 साल है, अब 5 साल में 2 साल का समय निकला है, बाकी 3 साल तो और हमको लगता है कि झेलना तो पड़ेगा ही। हम लोग तो अपने हर फोरम पर जितना भी हो सकता है वो शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत सुनने वाला भी अगर कोई कार्रवाई आगे नहीं करेगा तो हम लोग भी लाचार हो जाते हैं। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो यही स्थिति है कि कोई पदाधिकारी काम करे ना करे। 2018 से पंचायत सचिव का लटका हुआ है, वो रिजल्ट ही फाइनल नहीं निकल रहा और मामला हाईकोर्ट में है। कितने सारे मामले हैं, पंचायत सचिव का ही मैटर आप छोड़ दीजिए, आज जो बहाली के नाम पर जो हो रहा है, जेपीएससी का जो घोटाला है, अभी आपको जो इन्होंने जो स्थानीय नीति जो घोषित की रखी है, नियोजन नीति, उसको देखेंगे तो सभी आज जो इन्होंने भाषा पर जो किया है, आज हिंदी और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, उर्दू को उसमें बल्कि जोड़ दिया गया है। विधानसभा में नमाज कक्ष का बनाया जाना, तो ये सब केवल वोट की राजनीति हो रही है। दूसरा जो है पैसा का जो है, आप मतलब हर जगह हर क्षेत्र में आप हजारीबाग को ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या कुकृत्य चल रहा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सामने है। ये सब चीज़ें पिछली सरकार में देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सरकार एक सख्त सरकार थी और एक अच्छा गवर्नेंस देना चाहती थी। ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो हजारीबाग में बिल्कुल ध्वस्त है, हर रोड जाम रहता है सुबह से लेकर शाम तक, इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें मैं 2 बात आपसे कहना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हजारीबाग में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो बहुत चरमराई हुई है, लेकिन अगर आप इसमें प्रिंसिपल रूप से देखेंगे तो हम लोग दोषी हैं, हजारीबाग के लोग दोषी हैं। आज आप झंडा चौक से आगे चले जाइए तो आप देखेंगे कि सड़क, आधे सड़क के बाहर में गाड़ियां लगी हुई, पार्क की हुई हैं, हम ही पार्क करते हैं और हम ही फिर उसको भोगते भी हैं, वहाँ जाम लग जाता है। तो ये एक आम बात है। हजारीबाग में आप मेन रोड में जाइए तो देखिएगा कि एक गाड़ी भी गुजरने लोग नहीं देगा, बगल में मोटरसाइकिल लगाया रखेगा। तो पहला तो हम लोगों को थोड़ा सुधरना पड़ेगा, और इस सुधरने में सरकार को थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, थोड़ा कड़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा और चालान कटे, थोड़े लोगों को तकलीफ बढ़े, तो लोगों को जो एक कानून का जो फॉलो करने का जो आदत है उसकी आदत बनेंगे। हम लोगों ने बहुत दिनों से मांग किया है कि हजारीबाग में ट्रैफिक डीएसपी का एक पद होना चाहिए। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी प्रश्न किया है, क्योंकि आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर का पोस्ट है लेकिन वो उतना कारगर नहीं है। अगर डीएसपी का पद रहेगा तो वो पूरे जो शहर है उसको वो मैनेवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर ही जाम नहीं लगता है। आप आनंदा चौक देखिए, बंसीलाल चौक देखिए, सरदार चौक देखिए, झंडा चौक देखिए, बहुत जगहों पर आज जाम लगता है। इंद्रपुरी चौक देखिए, कल्लू चौक देखिए, इन सभी जगहों पर जाम लगता है। तो जब तक एक सीनियर पदाधिकारी इसके लिए नामित नहीं होगा तब तक जो है ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। विधायक के तौर पे आपके 7 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या टफ लगता है आपको ये रोल, या पहले जब बिजनेस में थे तो वो ज़्यादा आसान लगता था? नहीं, देखिए, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। बिजनेस में है कि आप बिजनेस का एक चीज़ रहता है कि उसको आपको जो बढ़ाना पड़ता है, कि आपको एक जगह पर मिला है वो बढ़ाना होता है उसको, तो वो एक अलग चैलेंज है। विधायक के रूप में हमको अपने क्षेत्र को, क्षेत्र की जनता को बढ़ाना होता है। अपने क्षेत्र को भी, जो मेरा एरिया है उसको भी हमको डेवलपमेंट करना रहता है। मेरे पहले 5 सालों में मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि थी कि जो पहले हजारीबाग था उसको एक मेजर परिवर्तन हम लोगों ने किया है। आज आप सड़क के मामले में देखें, चाहे कवरेज के मामले में देखें या क्वालिटी के मामले में देखें, तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया था उसमें। लेकिन ये जो 2 साल हैं, एक तो इसमें अवसर भी थोड़ा कम था, चूँकि कोरोना महामारी, इसमें 1-1.5 साल तो कोरोना ही चला, तो उसमें हम लोगों ने अपने आप को एक सेवा का जो रूप होता है उसमें हम लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया, और जहाँ तक हो सका, जितने साधन से हो सका, हम लोगों ने लोगों की मदद की। चाहे वो किचन चलाने की बात हो, राशन बांटने का बात हो, दवाई बांटने का बात हो, गैस हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, ऑक्सीजन मीटर हो,
इन सभी चीज़ों का जहाँ तक हो सका हम लोगों ने किया। कोऑर्डिनेशन, अपग्रेडेशन, लोगों का जो है, लोगों को ज्ञान देना कि उनको क्या करना चाहिए, उनको गाइड करना, ये सभी काम हम लोगों ने किया। लेकिन ये 2 साल विकास के लिए बड़े फिसड्डी साल हैं। मैं आपके बैठ करके आपके सामने ये जनता को कमिट करूंगा कि पिछले 2 सालों में हम लोग किसी ने भी 1 सेंटीमीटर भी रोड हम लोगों ने नया नहीं बनवाया, कोई तालाबों का गहरीकरण नहीं हुआ। तो ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो पिछले 2 साल से मिसिंग है। और इसका प्रमुख कारण है कि इस राज्य सरकार को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या काम करना चाहते हैं हजारीबाग के लोग? क्या ऐसा लगता है कि कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी नज़र में जो हजारीबाग में पूरा होना चाहिए? देखिए, अभी हजारीबाग में 4-5 चीज़ें हैं जो कि तुरंत करने की ज़रूरत है। एक तो हजारीबाग शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग जो है, बिजली का अंडरग्राउंड केबलिंग अगर हो जाए तो इससे बिजली भी बचेगा, ट्रैफिक, ये जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो भी सुचारू हो जाएंगी। साथ ही साथ पोल्स हटने से थोड़ा ट्रैफिक को भी रेगुलेट करने में सहूलियत होगा। एक तो ये काम मैं करना चाहूँगा। दूसरा, ट्रैफिक का रेगुलेशन, कि कुछ रास्ते वन वे हों, कुछ को चौड़ीकरण किए जाएं, थोड़ी कड़ाई हो, जिससे कि ये जो लोग जो पार्किंग, गलत पार्किंग करते हैं, उनके बीच में भय व्याप्त हो। थोड़ा जो इंक्रोचमेंट है उनको जगह देते हुए, जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, दुकान लगाए हुए हैं, उनको कोई हम लोग जगह दें और उसके बाद उस सड़क को खाली करा करके उसको चौड़ा करें। तो ये एक एजेंडा में है हमारे। दूसरा, ट्रैफिक का सुधार। तीसरा, 100% मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल जो है इस टर्म में मेरे आ जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। शहर और आसपास तो आप देख ही रहे हैं कि अगले 2 साल में जो है कुनार डैम से पानी आ जाएगा। कई गाँव में भी ये योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि अगले 5 सालों में जो केंद्र की योजना है उससे जो है पानी हर घर में उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रयत्नशील हैं कि हर घर में जिनका कच्चा मकान है उसको जो है प्रधानमंत्री आवास से जो है घर मिल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए निजी तौर पर एज ए विधायक नमो फुटबॉल का जो है सृजन किया है। इस बार हम लोग नमो क्रिकेट भी शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक विधायक के नाते हमारी जिम्मेवारी हर क्षेत्र में पड़ती है। स्पोर्ट्स में पड़ती है, कल्चर में पड़ता है, डेवलपमेंट में पड़ता है, पर्सनली किसी का शादी ब्याह, कोई बीमार हो उसके में मदद करने का, ये सब दायित्व हम लोगों का होता है। अगर मैं कहूँ कि केवल मैंने सड़कें बना दी लेकिन मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं कर सका, तो वो मेरी उपलब्धि, वो मेरा फेल्योर होगा। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं और रोज के बेसिस पे करते हैं। तो ये मेरा एजेंडा है। मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट के लिए इतना हो जाए। स्पोर्ट्स में हम लोग हर जितने भी एसोसिएशन है सबके साथ मोटा मोटी टच में हैं और कोशिश करते हैं कि उनका उत्थान हो। कल्चरली आप जो भी देखेंगे कल्चरल एक्टिविटी, उसमें आप मेरा योगदान देखेंगे, चाहे तो हम लोग जाएंगे या उनको इनकरेज करेंगे। हमारे पास बीमार कोई भी आता है तो उसको दवाई में या जो भी हमसे बन पड़ता है, या तो सरकारी सुविधा से या मेरे व्यक्तिगत संपर्क से या तो कोई आर्थिक लाभ दे करके हम लोग डेली, आप अगर मेरे ऑफिस में आएंगे तो 2-4 लोग आप जरूर पाएंगे जिनको कि हम लोग ये के माध्यम से मदद करते हैं, मेडिकल रीजन से मदद करते हैं। आज हम लोगों ने शादी के लिए एक योजना की शुरुआत की है अपने विधायक होने के नाते, कि हम लोग अपनी जितनी भी गरीब बहनें हैं हमारी इस क्षेत्र की, उन सभी को हम लहंगा मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। अब यूँ कहिए तो इस भाई की तरफ से अपनी गरीब बहनों को ये लहंगा भेंट है। आप परिकल्पना इस तरीके से कर सकते हैं कि जब एक गरीब का शादी होता है तो उसके मन में रहता है कि हम भी दुल्हन बने, हम भी तैयार हों, हम भी अच्छे दिखें। तो उसके मन में जो वो देखती है अपने गांव में जो संपन्न लोगों के यहाँ लहंगा पहने हुए या अन्य चीज़, तो उसको भी लगता होगा कि हमारे दिल का अरमान भी पूरा हो। तो मुझे जब मैं अपनी गरीब बहनों को लहंगा पहने हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उसके अरमानों को साकार करने में मेरा एक भूमिका है, मेरा एक योगदान है। तो हम लोगों ने व्यापक रूप से इस योजना को चलाया और मैं क्षेत्र नहीं देखता कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र ये मेरा क्षेत्र नहीं है। जहाँ से भी लोग आएंगे, जहाँ से भी आएंगे, चाहे वो कोडरमा लोकसभा का मामला हो, हजारीबाग लोकसभा का मामला हो, जहाँ से भी लोग आएंगे, किसी भी विधानसभा के लोग आएंगे, तो मैं उनके लिए आगे जरूर जाता हूँ। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं तो चरमरा गई है। HMCH का जो हाल है वो हर दिन कुछ ना कुछ गलत खबर वहाँ से निकल रही है, लोग बेहाल हैं।
देखिए, इस पे जो है मेरा योगदान, उस पे हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ उस सदर अस्पताल को ले गए थे। HMCH बना तो बड़ा अरमान था कि ये आगे जाएगा, लेकिन इसकी जो व्यवस्था है प्रतिदिन गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। अभी आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले भी हम लोग मिल के आए हैं वहाँ पर, और जो व्यापक जो इंटरेस्ट की बात है वो हम लोगों ने किया है यहाँ। लेकिन फिर वही बात है कि सरकार जब सुस्त होगा तो जो पूरा सरकारी तंत्र है वो सुस्त होगा, उसमें अस्पताल भी एक है। तो हम लोग तो अपने साइड से मुस्तैद हैं और हर लड़ाई में आगे से लीड करते हैं, चाहे वो अगर कोई भी कमजोरी रहे अस्पताल में तो उसको हम लोग जरूर उठाते हैं। आप जानते हैं कि सदर अस्पताल को लेकर के मेरा एक विशेष प्रतिनिधि है जो कि कार्यरत है, और वो बहुत लंबे समय से है, और समय भी अस्पताल में हम लोग देने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर सरकारी व्यवस्था लचर हो जाए उसमें फिर हम लोगों को आंदोलन का रुख ही लेना पड़ता है, जो कि हम लोग हैं अभी आंदोलनरत हैं। एक अंतिम सवाल लूंगा कि मनीष जायसवाल को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है कि सुबह आप लोगों से अपने कार्यालय में मिलते हैं, उसके बाद देर रात तक मैं आपको शादियों में देखता हूँ, शहर ही नहीं शहर के आसपास दूरस्थ इलाके में भी आप पहुँच जाते हैं, ये कैसे हो पाता है? देखिए, ये मेरा अपना शहर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पर मरने वाला भी हूँ, और आप ही लोग इस शहर के जितने लोग हैं उन्हीं के बीच का हूँ। तो जब कोई भी निमंत्रण हमको मिलता है या कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है या कोई भी फ़ोन करता है तो हमको लगता है कि मेरा अपने शहर का आदमी, मेरा एक अपना आदमी हमको फ़ोन कर रहा है, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका काम हो। कोई भी कार्ड मेरे पास आए, जब तक कि कोई 2 प्रोग्राम आपस में लड़ नहीं जाए, 2 प्रोग्राम समानांतर नहीं हो जाए, तब तक मैं कोई भी प्रोग्राम को मिस नहीं करता। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो टाइम हम लोग देते हैं वो 99% हमने कोशिश किया है, चाहे किसी को उद्घाटन का टाइम दिया हमने या किसी के यहाँ जाने का समय दिया, तो वो मेरा जल्दी वो कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं होता है। अभी तक का मेरा उपलब्धि है कि हमने 99% से ज़्यादा जो समय हमने दिया है लोगों को, तो वो मैं पूरा करता हूँ। तो मनीष जायसवाल आज के दिन में ऐसे बिजनेसमैन का नाम नहीं है। हम अपने क्षेत्र में सेवा के लिए हैं, डेवलपमेंट के लिए हैं, और ये भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम विधायक हैं कि नहीं है। अब लक्ष्य हमारा जो है वो सेवा है, और उसमें अब लाइफ लॉन्ग हम उसमें लगे रहेंगे। आप ऐसे ही ऊर्जावान बने रहें, लाइफ लॉन्ग लगे रहें। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष जायसवाल, इन्होंने बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।